नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो लेकर आए टॉप 20 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट, जो हम लोग बातचीत करते हैं जिसमें हम लोग गृह प्रबंधन से रिलेटेड कि घर में जो हम भवन का निर्माण करते हैं या फिर जो बाज़ार से सामान वगैरह लाते घर की व्यवस्था की जाती है, फर्नीचर, रसोई, ये सारी जो चीज़ें होती है इन सब के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। आप लोग अपने थ्योरी का रिवीजन कर चुके होंगे, तो उसी के शॉर्ट फॉर्म में के रूप में हम लोग लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मेन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने लिए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, आपके पेपर फर्स्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर, जो है गृह प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो हमारा गृह प्रबंधन होता है, हमारे इससे जो पेपर फर्स्ट का नाम ही है गृह प्रबंधन, यानी कि होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट, इसकी हमें डेफिनेशन बतानी है कि ये जो होम मैनेजमेंट है ये क्या होता है। इसके साथ साथ हमें बताना है कि इस मैनेजमेंट को करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसके कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि होम मैनेजमेंट क्या होता है। जब भी हम गृह प्रबंधन की बात करते हैं कि घर को प्रबंध करने का तरीका, यानी कि घर को किस तरीके से प्रबंध किया जाता है, प्रबंध यानी कि मैनेज यानी कि व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि घर को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है हमारी गृह प्रबंधन, जिसमें हम लोग नई नई तकनीकों का उपयोग भी करते हैं, नई नई जो क्वालिटीज़ होती है, जो रंग होते हैं उनका उपयोग करते हैं, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी देखभाल वगैरह की जाती है, यानी कि घर में जो लोग रह रहे हैं यानी कि घर के सदस्य, और उनके साथ साथ जो घर की जो पूरी हमारे चार दीवारी होती है, घर की जो व्यवस्था होती है उसको किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं गृह प्रबंधन के अंतर्गत। तो ये तो हो गया इसका अर्थ कि ये गृह प्रबंधन क्या होता है। अब यह गृह प्रबंधन करने के लिए यानी कि घर को मैनेज करने के लिए कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। तो ये जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसके 3 स्टेप होते हैं। ये 3 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है नियोजन एवं योजना बनाना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है, यानी कि मान लो हमें घर का कोई काम करना है, ठीक है, मान लो हमें किचन का कोई काम करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है। यानी कि जब हमें किचन का काम करना है तो कोई भी काम करने के लिए किचन में तो बहुत सारे काम होते हैं, फल सब्जियां वगैरह काटना, डिशेज साफ करना, क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ें होती है किचन में, ठीक है। अब हमें जब ये सारे काम करने हैं किचन के, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से माइंड में सेट करेंगे कि किचन में सबसे पहला काम क्या करना है, फिर हमें सेकंड काम क्या करना है, फिर थर्ड काम क्या करना है, फिर फोर्थ काम क्या करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग करके उसकी एक सीरीज तैयार करेंगे, यानी कि एक फॉर्मेट बनाएंगे। यानी कि हम लोग पहले से डिसाइड करेंगे कि कौन से काम को किसके बाद करना है और जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है। यानी कि उस काम को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस का उपयोग करना है, कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करना है। मान लो हमें सबसे पहले सुबह नाश्ता बनाना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, उस चीज़ को बनाने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे। अब उन सभी इंग्रेडिएंट को मिला के किस तरीके से ब्रेकफास्ट बनाया जाएगा, उस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए कौन कौन से जो मशीनें होती हैं या फिर कौन से उपकरणों का यूज़ करेंगे, यूटेंसिल का उपयोग करेंगे, ठीक है। उनका उपयोग करने के बाद उनको किस तरीके से सर्व किया जाएगा, सर्व करने के बाद फिर उनकी साफ़ सफाई यानी कि बर्तनों को धोया वगैरह जाएगा, फिर वापस से प्लेटफॉर्म क्लीन किया जाएगा, फिर लंच की तैयारी की जाएगी। तो ये सारे क्या करें, हम लोग ये पूरा फॉर्मेट तैयार करें। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट होता है उसके बारे में प्लानिंग की, फिर उसके बाद लंच की, फिर उसके बाद स्नैक, फिर उसके बाद डिनर। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, पूरी प्लानिंग की। उस प्लानिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कौन सी सामग्री का उपयोग होगा, क्या बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, बनाने में क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया जाएगा, ये सारी हम लोगों ने प्री प्लानिंग कर ली। यानी कि हम लोगों ने क्या बना दी, योजना बना ली। तो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू में क्या पता चला कि जो सबसे पहली पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर घर को प्रबंध करने के लिए, उस चीज़ की हम लोग प्लानिंग करते हैं, यानी कि उसकी पहले से पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। फिर उसके बाद करते हैं संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को करने के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, यानी कि उस प्लानिंग को काम में लाना। यानी कि हम लोगों ने जब ये सारी प्रोसेस तो बना ली,
अब प्रोसेस बनाने के बाद जब तक इसका यूज़ नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो पूरी योजना तैयार की थी, जो प्लानिंग बनाई थी, अब उस पर काम करना शुरू करेंगे। यानी कि जब उस पर काम करना शुरू किया जाता है तो उसे कहा जाता है संगठन, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं अवमूल्यन। ठीक है, यानी कि जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग पे हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया। अब जब प्लानिंग पे कार्य करना शुरू किया तो कार्य करने के साथ साथ हम लोग उस पर क्या करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोल करना, उस पर ध्यान रखना, जो काम सोचा था उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है तो कितने तरीके से उस पर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो उसमें क्या कमी आ रही है। यानी प्लानिंग और कैसे हो रहा है, उन दोनों के बीच एडजस्टमेंट किया जाता है। गृह प्रबंधन में हम लोगों ने क्या देखा, जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए पहले से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करने के बाद उस पर एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। और काम करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि हम लोगों ने जैसे प्लानिंग की थी उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि उस पर तीसरा स्टेप कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये थी हमारी गृह प्रबंधन की परिभाषा, और इसके साथ साथ कि गृह प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है और इसके कितने चरण होते हैं। ये सवाल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है वो रिलेटेड है मूल्य की विशेषताएं बताइए, और जो मूल्य के उद्गम यानी कि उसका उद्भव होना, उत्पन्न होना, और उसके विकास यानी कि उसका डेवलपमेंट होना को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं पूछ किसके बारे में रहा है, मूल्य। अब मूल्य क्या होते हैं, मूल्य की बात करें तो सबसे पहले मूल्य को समझना पड़ेगा कि मूल्य क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं वैल्यूज़। ये वे तत्व होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को जीने में आसानी प्रदान करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी कि जो आसान बनाते हैं उस कार्य को, वो हमारे मूल्य कहलाते हैं। मूल्य को, जब भी मूल्य की बात आएगी तो मूल्य को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से भी देख सकते हैं। कुछ लोग इसे गुण भी कहेंगे, यानी कि कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, क्वालिटीज़। ठीक है, यानी कि अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं। अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण बुरे भी हो सकते हैं, ये बात की बात है। यानी कि जब भी मूल्य की बात आएगी कि लोगों के वैल्यूज़ क्या होते हैं, हमारे सिद्धांत क्या होते हैं, तो मूल्य को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, गृह प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होने चाहिए, व्यक्ति में सिद्धांतों का पालन करने की क्षमता होना भी आवश्यक होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो मूल्य होते हैं, इन मूल्यों की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि मूल्य की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली क्वालिटीज़ है, ये जो मूल्य होते हैं ये हमेशा व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता होती है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। यानी कि मेरे में जो विशेषता है वो आप लोगों में नहीं है, आप लोगों की विशेषताएं मेरे अंदर नहीं है। यानी कि जो हर एक इंसान होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और वो उन्हीं विशेषताओं के अनुसार कार्य करता है। तो यानी कि हर एक व्यक्ति के मूल्य समान नहीं होंगे, हर किसी के मूल्य में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, तो मूल्य की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि मूल्य हमेशा क्या होंगे, व्यक्तिगत होंगे, यानी कि पर्सनली होंगे। दूसरा है, इसी के कारण ये मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मूल्य होते हैं हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि हर एक किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, हर एक किसी के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, हर एक किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। यानी कि हर एक मूल्य, हर व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। दूसरा है, मूल्य ऐच्छिक होते हैं। ऐच्छिक यानी कि इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक यानी कि इच्छा के अनुसार, यानी कि जिसे हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, अगर हमारी इच्छा हो तो करें, ना हो तो नहीं करें। दूसरा, संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। यानी कि मूल्य ऐच्छिक होते हैं, यानी कि इच्छा के अनुसार, और हमें संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। यानी किसी की जो क्वालिटी होती है, किसी भी इंसान की जो क्वालिटीज़ होती है वो किसी दूसरों के अकॉर्डिंग थोड़ी होती है कि यानी कि दूसरे लोग किस तरीके से खुश होंगे। मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ आई है वो मैं जानती हूँ, मुझे पता है। अब कोई और लोग इसे पसंद करे या ना करे, इससे कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो गुण होते हैं, वो इच्छा के अनुसार होते हैं। अगर हम चाहे तो इसे बदल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बदल सकते। और ये व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं, संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करें मूल्य में स्वनिर्माण, यानी कि
सेल्फ फॉर्मेशन और विकास करने की योग्यता होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ होती है, उसके जो गुण होते हैं, उसके द्वारा उसका खुद का डेवलपमेंट होता है, उसका खुद का विकास होता जाता है। यानी कि वो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा समझने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा वो अपनी बात को, अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को लोगों के सामने भी प्रस्तुत कर सकता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो मूल्य होते हैं, ये जो मूल्य है ये निर्देशात्मक होते हैं। अब निर्देशात्मक का मतलब क्या है? ये जो मूल्य है निर्देशात्मक यानी कि निर्देश देना, और यह व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देते हैं। अब मूल्य जो है व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा कैसे देंगे? यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ होती है उसके द्वारा उसके खुद के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। अब जब व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे वो उससे इफेक्ट होंगे, उसका प्रभाव उन लोगों पे पड़ेगा, जिसके द्वारा वो लोग क्या करेंगे? उसको आइडियल बनाएंगे, उसके साथ बात करने, उसको जानने, उसकी तरह की बनने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होता है? व्यक्ति और ज़्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट होता है। यानी कि उसे क्या लगता है कि कई सारे लोग मुझे अपना आइडियल मानते हैं, मुझसे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो वो क्या करेगा? और ज़्यादा कार्य करने की उसमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है। फिर है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो मूल्य है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति के गुण होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, तो वही नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो गई। फिर है यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। यानी कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती है, लेकिन वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से गुणों को ज़्यादा महत्व देता है, यानी कि कौन से गुणों को सीखना चाहता है। हमारे आसपास अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन हम किन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करें, किन लोगों को अपना संगति साथी बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन यह उसी व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है। जो मूल्य होते हैं तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ होते हैं वो ऐसे बिना किसी अपने मन के अनुसार नहीं चलते, वो किसी न किसी तथ्य पर आधारित होंगे। तथ्य का मतलब है यानी कि किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होंगे तथा स्थान, माहौल, परिस्थिति के अनुसार बदल भी जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले ही बात की थी, इसके जो गुण होते हैं, गुणों को बदला भी जा सकता है। आज जो गुण है वो कल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर हम अपने गुणों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आज हम लोगों में अच्छाई है, कल बुराई भी आ सकती है, या फिर आज बुराई है तो कल अच्छाई भी आ सकती है। यानी कि गुण हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने देखा था कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, विलन दिखाते हैं पहले बहुत बुरा होता है लेकिन फिर वो बाद में सुधर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मूल्य में परिवर्तन कर दिया। किसके अनुसार? स्थान के अनुसार, माहौल कैसा है उसके अनुसार, उसके साथ साथ जो कंडीशंस क्या होती है, यानी कि कैसी परिस्थिति है, उनके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने मूल्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यही क्या होते हैं? हमारे मूल्य होते हैं। फिर हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है अपने रहन सहन के स्तर का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड। यानी कि जो व्यक्ति के रहन सहन का स्तर होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब रहन सहन का स्तर, इसके पहले शॉर्ट में देख लेते कि ये क्या था। रहन सहन के स्तर का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उसके रहने का स्तर किस तरीके का है, वो किस तरीके से अपने घर में रह रहा है, उसके घर की परिस्थिति क्या है, वो अन्य लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो किस तरीके से चीज़ों का उपयोग कर रहा है, किन चीज़ों का उपयोग कर रहा है। ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जाती है? रहन सहन के स्तर में देखी जाती है। अब व्यक्ति के रहने का स्तर किस तरीके का है, वो किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में काम कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, यह किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा बड़े बंगलों में रह रहा है या फिर गरीब बस्ती में रह रहा है, यानी कि अगर उसके रहने का स्तर किस तरीके का, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो देखेंगे हम लोग कारकों के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला कारक है परंपराएं, यानी कि ट्रेडिशंस। अब परंपराएं व्यक्ति के रहने और उसके सहने के स्तर को कैसे प्रभावित करती है। अगर हम परंपराओं की बात करें, परंपराओं का अर्थ होता है कि जो हमारी जो रूढ़िवादी है,
रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, यानी कि मोस्टली हम लोग देखिए जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोगों के रहने का स्तर आज भी साधारण सा है। उन लोगों के पास पैसे चाहे भले होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन वो क्या मानते हैं कि उनके रहने सहने का जो स्तर है वो बिल्कुल देसी होना चाहिए, सिंपल सादा सा होना चाहिए, ना ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए सिर्फ रहने या फिर खाने पीने के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो गांव के लोग हैं वो रूढ़िवादी परंपरा को जानते हैं, यानी कि वो क्या मानते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार ही चलते हैं। जो पुराने ज़माने से या फिर कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने जो गुण प्राप्त किए, जो उन लोगों ने रीति रिवाज अपना है, ये लोग चाहते हैं कि ये आगे अपनी पीढ़ी में भी यही रीति रिवाज उनको पहुँचाए। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, ये जो रूढ़िवादी परंपरा है ये ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जब गांव में जो लोग थे वो कहाँ आ रहे, शहरों की तरफ। गांव में तो आज भी क्या है, लोग परंपराओं के अनुसार पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो धीरे धीरे शहर के रंग में ढल चुके हैं, इसलिए वो अपने पुराने रीति रिवाज परंपरा वो भूल चुके हैं और किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो रूढ़िवादी परंपरा या फिर हम लोग परंपराएं कह सकते हैं, अपने रीति रिवाज कह सकते हैं, ये तो आज भी जीवित है गाँवों में, लेकिन जो शहर में क्या है, पाश्चात्य संस्कृति ने इसे घेर लिया है। तो इसी का प्रभाव किस पे पड़ा है, रहने के स्तर पर पड़ चुका है। दूसरा कारक है आर्थिक दशा। आर्थिक दशा यानी कि पैसों की स्थिति, यानी कि घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, घर में इनकम का सोर्स क्या है, घर में कमाने वाले लोग कितने हैं, घर में उस जो इनकम आ रही है उस इनकम पे निर्भर कितने लोग हैं, घर पे खर्च कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। यानी कि जब आर्थिक स्थिति की बात करें कि घर में इनकम कितनी है और उसका उपभोग करने वाले कितने, तो उसके अनुसार भी रहने का स्तर प्रभावित होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे घर में, तो जो अगर इनकम कम आ रही है, मान लो एक घर की इनकम है 20,000, एवरेज जो मीडियम फैमिली होती है उसकी बात करते हैं, 20,000 एक महीने की इनकम है, लेकिन उस घर में हम लोग मान लो माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, साथ में इनके बूढ़े दादा दादी। ठीक है, अब ये जो माता पिता हैं इनको पूरा घर चलाना भी है, जो बाहर कुछ और नौकरी भी करते हैं। जैसे हम लोग मान लें बच्चे हैं, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, इनके कपड़ों का खर्चा, इनके खाने पीने का खर्चा, स्कूल में जो अदर एक्टिविटी होती है उनका खर्चा, कभी कभार अगर कोई फंक्शन वगैरह आ जाए या फिर कोई त्यौहार आ जाए तो उस पर अलग से खर्चा, ये सारे खर्चे होते हैं। बूढ़े दादा दादी है तो इनके लिए भी सुख सुविधाएं की आवश्यकता होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इनको भी कभी मेडिकल इमरजेंसी की बात होती है। तो एक महीने में, यानी कि एक महीने के जो 20,000 आ रहे हैं वो एक माता पिता के द्वारा अपने इस पूरे परिवार पर खर्च हो रहे हैं। मान लो अब इनकी जगह परिवार बड़ा हो, अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, ये तो मान लिया हम लोगों ने एकल परिवार, अब हम संयुक्त परिवार की बात करें, यानी कि 4 भाइयों का परिवार साथ में रह रहा है और तब भी इनकम कितनी है, 20,000 है, तब तो इनके रहने का स्तर प्रभावित होगा। इस समय जो इनके रहने का तरीका था और इस अवस्था में इनके रहने का तरीका है उसमें रात दिन का फर्क होगा। क्यों, इसमें क्या है, आर्थिक दशा कमज़ोर है, यानी कि अगर यही इनकम इतनी होती तो आराम से रह सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी नहीं है तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि इनकी आर्थिक दशा कमज़ोर मानी जाती है, उनके रहने का स्तर प्रभावित हो जाता है। फिर है धन व्यय करने का ढंग, यानी कि पैसे किस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि इनकम बहुत है आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मान लो नॉर्मल इनकम है, 2 फैमिली देख लेते, एक में नॉर्मल है और एक में बहुत ही ज़्यादा पैसे, अब उनके खर्च करने का तरीका कैसा है। जहाँ इनकम ज़्यादा आ रही है अगर वो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर जहाँ इनकम मीडियम फैमिली है, मान लो अभी हम लोगों ने देखा था ये 20,000 थी, अगर इतनी इनकम आ रही है और ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो इससे भी इनके रहने का स्तर प्रभावित होगा। फिर है धन की क्रय शक्ति, यानी कि क्रय शक्ति, क्रय का मतलब होता है बेचना, या फिर हम लोग कह सकते हैं व्यय करने का तरीका और धन की क्रय शक्ति, दोनों को एक समान मान सकते हैं। फिर है परिवार में सदस्य कितने हैं, एग्जाम्पल हो गया ये। फिर है शिक्षा, यानी कि घर में एजुकेशन कैसी है, शिक्षा के कारण भी रहने का स्तर प्रभावित होता है। फिर हम लोग देखते हैं हमारी संस्कृति यानी कि कल्चर,
फिर है धन का असमान वितरण, यानी कि हम लोग पैसों को खर्च करने का हमें नॉलेज नहीं, यानी कि हमें इतना ज्ञान नहीं है कि कितने पैसों का, यानी कि हम लोग ना तो बजट बना रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग परिवार में उस पैसों का खर्च करें, यानी कि हम लोग पैसे जहाँ मर्जी हो वैसे खर्च करें, ना उन पैसों का सही तरीके से हिसाब रख रहे हैं। ठीक है, इससे भी क्या होगा, हमारे रहने का स्तर प्रभावित हो सकता है, यानी कि जब धन का असमान वितरण होता है तब रहने का स्तर प्रभावित होता है। फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, अगर वो गांव के रूढ़िवादी परंपरा को अभी तक अपना रहा है तो वो आज भी बचत में विश्वास रखेगा, लेकिन अगर वो पाश्चात्य संस्कृति और बढ़ता गया है तो वो किस पे ध्यान देगा, सिर्फ दिखावे पे, कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या है, सिर्फ एक यही चीज़ दिखाई जा रही है, दिखावा। फिर है धन को व्यय करने की तत्परता, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। फिर है सामुदायिक सुविधाएं, यानी कि फैमिली में कौन कौन सी सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो फैमिली में सुख सुविधा है, या मान लो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, इन सारी आवश्यकताओं के बिना भी एक साधारण जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सभी सुख सुविधाओं पर बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो भी हमारे रहने का जो स्तर है वो प्रभावित होता है। तो ये था हमारे व्यक्ति के रहन सहन को स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आगे चलते हैं, समय व्यवस्थापन के साधन क्या है। अब ये समय व्यवस्थापन की बात कर लेते हैं कि समय व्यवस्थापन क्या होता है। समय व्यवस्थापन का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या कह सकते हैं, किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को करने के लिए यानी कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं, यानी कि घर के किसी भी काम को करने के लिए हम टाइम का डिवाइड किस तरीके से करें, यानी कि समय को किस तरीके से विभाजित कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा समय व्यवस्थापन। यानी कि मान लो हमें सुबह उठ के घर में बहुत सारे काम है, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना या टिफिन बनाना, ये सारी चीज़ें होती है, घर में कपड़े धोना, ये सारे काम एक दिन में किए जाते हैं, जो नॉर्मली हम लोग बात करें जो डेली का काम होता है, दैनिक जीवन का काम होता है। अब उस काम को करने के लिए हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, यानी कि कौन से काम को कब कर रहे हैं, कौन से को पहले करें, कौन से को बाद में कर रहे हैं, कौन से काम को ज़्यादा समय देना है, कौन से काम को कम समय देना है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों की पहले प्लानिंग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो यही क्या है, हमारा समय व्यवस्थापन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हम समय के अनुसार कौन से काम को पहले करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये सारी प्लानिंग की जाती है। पहला स्टेप क्या था, प्लानिंग। जब ये सारी प्लानिंग करते हैं फिर उस प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे। फिर इसके साथ साथ मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन करते हैं, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। यही क्या होता है, हमारा समय व्यवस्थापन। अब इसके साधन कौन कौन से हैं, यानी कि समय व्यवस्थापन करने के लिए, समय को व्यवस्थित विभाजित करने के लिए हम कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले है समय का मूल्य, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लो हम लोग सोचते हैं खाना बनाने का टाइम, खाना बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, हम लोग 2 घंटे मान लेते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड है, बर्तन वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। फिर हम लोगों ने देख लिया कि झाड़ू लगाने में, ठीक है, झाड़ू लगाने में हम लोगों ने 30 मिनट मान लिए। हम क्या करें, सिर्फ अपने एक टाइम को सेट करें कि हाँ मैक्सिमम इतना टाइम एक कार्य में लग सकता है। जब हम हर एक कार्य को उसके समय के अनुसार विभाजित कर रहे हैं तो यही क्या है, हमारा समय मूल्य, यानी कि हर एक समय को हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। फिर दूसरा है समय मानक। समय मानक का मतलब कि एक काम
हमके लिए हमने जो मैक्सिमम टाइम लिमिट रखी थी वो काम उस लिमिट के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तीसरा है समय क्रम, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जब हम लोगों ने किया है तो उसकी जो हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी, यानी कि हर कार्य को एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया है। ठीक है, अब व्यवस्थित कर रहे हैं और किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, तो इस प्लानिंग करते समय हमने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि जिस कार्य को करने में ज़्यादा समय लग रहा है, फिर उसके बाद में ऐसा काम रखें जो कुछ ही देर में ख़त्म हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा, यानी कि एक तो ज़्यादा समय, फिर कम समय, फिर वापस ज़्यादा समय, फिर कम समय वाला कार्य। इस तरीके से हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि ना तो शरीर को थकान रहेगी, ना ही ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज होगा। यानी कि जब ज़्यादा थकान वाला काम करेंगे जिससे हमारे शरीर की एनर्जी कम हो जाएगी, फिर हम लोग ऐसा काम करेंगे जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए, फिर वापस से हम लोग हैवी काम कर सकते हैं, फिर वापस से रेस्ट कर सकते हैं, इससे शरीर पे लोड भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें समय क्रम का ध्यान रखना है। अतिरिक्त कार्यभार, यानी कि जो सीजनल काम होते हैं या फिर जो कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो या तो हफ्तों में एक बार किए जाते हैं या फिर महीनों में एक बार करते हैं या फिर हम लोग महीनों में सालों में एक बार करते हैं, ऐसे काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उन कामों को ध्यान में रखते हुए फिर प्लानिंग करनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कार्य का वक्र, यानी कि जब हम लोगों ने देखा था कि समय क्रम बना रहे थे कि ज़्यादा समय कम समय, ज़्यादा समय कम समय, इस तरीके से जब हम काम का डिवाइड कर रहे थे, काम को डिवाइडेशन कर रहे थे, तो उस समय ध्यान में रखते हैं कि कार्य का वक्र बनना चाहिए। जैसे ज़्यादा समय कम समय, ज़्यादा समय कम समय, यानी कि पूरा क्या बनना चाहिए, सर्कल रेडी हो पाना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जीवन चक्र की। जीवन चक्र की बात करें तो मानव जीवन में 3 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर कहोगे ये तो गिनती लिखनी, अब इसमें कैसे? प्रथम चक्र का मतलब होता है कि जब एक शादीशुदा जोड़ा, जब उनकी जस्ट शादी हो चुकी होती है, उसके बाद जब वो अपने पारिवारिक जीवन में यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उस समय उन दोनों के पास समय बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत अभी तक युवा होते हैं, यानी कि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, समय ज़्यादा होता है और कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। फिर जब वही लोग दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि उनके जीवन में संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो अब इस अवस्था में यानी कि दूसरी स्टेज में उन दोनों के पास काम का लोड बढ़ जाता है, क्योंकि माँ के पास उस बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है, वह थोड़ा उसमें बिजी हो जाती है। जो पति होता है उसकी जिम्मेदारी काम के प्रति भी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, यानी कि अब उन दोनों के पास पहली अवस्था की तुलना में दूसरी अवस्था में समय एक दूसरे के लिए कम हो गया, एनर्जी अब उनको ज़्यादा लग रही है, यानी कि अब उनके पास एनर्जी कम बच रही है और अब उनके पास समय भी थोड़ा कम है। और जब वो लोग तीसरी अवस्था में प्रवेश करेंगे, तीसरी अवस्था का मतलब है कि उनका जो दूसरी अवस्था की उनकी जो संतान थी, अब वो बड़ी होके अब उस संतान ने अपना अलग से जीवन बसा लिया, यानी कि वो उसने भी अपनी पहली अवस्था शुरू कर दी। अब जब पीछे कौन बच्चे, सिर्फ माता पिता। अब जब वो तीसरी अवस्था में आएंगी तो उनके शरीर में एनर्जी कम रहेगी, शरीर थक चुका होगा वृद्धावस्था में, उनके शरीर में ऊर्जा कम रहेगी, लेकिन अब उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा होगा लेकिन कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। यानी कि इस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से समय को व्यवस्थित कर रहे हैं। जीवन चक्र के व्यवस्था के अनुसार हमें क्या करना है, अपने समय को व्यवस्थित करना है। फिर है विश्राम काल, यानी कि कोई भी काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में हमें क्या लगाना है, विश्राम काल, यानी कि रेस्टिंग पीरियड लगाना है। शरीर को रेस्ट करने के लिए, आराम देने के लिए 10-15 मिनट हमें क्या निकालना है, एक नैपिंग टाइम निकालना होता है। तो इस तरीके से हम लोग समय को व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा कार्य सरलीकरण तकनीक से, यानी कि कार्य को सरल बनाने की प्रक्रिया, जो हमारा कार्य सरलीकरण से रिलेटेड। अब कार्य सरलीकरण क्या होता है, तो हम कार्य सरलीकरण की बात करें, कार्य को सरल बनाने की तकनीक, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्य को सरलतापूर्वक
समाप्त किया जाता है। यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी कार्य को हम सरलतापूर्वक यानी कि सिंपल तरीके से कंप्लीट करते हैं, वो हमारा कार्य सरलीकरण कहलाता है। अब इसके लिए कुछ तकनीक उपयोग में ली जाती है, यानी कि कुछ टेक्निक अपनाई जाती है कि जिनका उपयोग करके यानी कि किस तरीके से हम अपने कार्य को सरल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें दो तरह की टेक्निक है, एक तो है फॉर्मल और एक है पेन और पेंसिल टेक्निक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी फॉर्मल टेक्निक यानी कि हमारी औपचारिक तकनीक की तरफ, जिसमें सबसे पहला है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। अब माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण का मतलब होता है फिल्म यानी कि मूवी वीडियो, यानी कि वह प्रोसेस या फिर वह टेक्निक जिसमें हम लोग एक फिल्म का उपयोग करके यानी कि गृहिणी किस तरीके से कार्य कर रही है उसका हमने क्या कर लिया, पूरा वीडियो शूट कर लिया, एनिमेशन वीडियो बना दिया, जिसके थ्रू उस बाद में क्या किया जाता है, उस फिल्म को उस जो वीडियो है उसका एनालिसिस किया जाता है, यानी कि उसका विश्लेषण किया जाता है। एक काम करते समय उस गृहिणी के हाव भाव किस तरीके से थे, उसके शरीर की स्थिति किस तरीके से थी, कौन सी पोजीशन में बैठकर वो काम कर रही थी, या फिर उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे उसको काम आसानी से हो जाए। जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, उस वीडियो के थ्रू एनालिसिस किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी माइक्रो मोशन फिल्म टेक्निक। फिल्म से याद हो जाएगा, फिल्म यानी कि वीडियो, मूवी क्या होती है, उस मूवी के हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस यानी कि उसका विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि उस वीडियो में को देखकर पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से कार्य करने से वो कार्य सरल तरीके से पूरा हो सकता है। दूसरी है साइक्लोग्राफ, ये भी क्या है, हमारा एक तरीके का वीडियो ही है, लेकिन साइक्लोग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, वीडियो को ना देखकर सिर्फ हम लोग फोटोज़ को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, बाकी पूरा एनालिसिस किसकी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से। फिर है स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच का मतलब है कि किसी भी कार्य को करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइमर सेट कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, समय व्यवस्थापन हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग कर रहे थे किसी भी काम को करने के लिए, तो काम को करने के लिए हम लोगों ने उसका समय डिवाइड कर दिया, यानी कि टाइम का डिवीजन कर दिया, टाइम को डिवाइड कर दिया। अब जितना टाइम हम लोगों ने लिया है कि उस काम को करने के लिए, मान लो हमने 30 मिनट रखे या फिर 2 घंटे रखे हैं, वह काम को करने के लिए हम लोगों ने टाइमर लगा दिया, फिर उसी के अनुसार हमें क्या करना है, अपना काम पूरा करना है, जिससे हम लोगों ने जो लिमिट तय की थी, अपना जो पूरा शेड्यूल बनाया था, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो पाएगा। ये तो थी हमारी औपचारिक यानी कि फॉर्मल टेक्निक। दूसरी है पेन और पेंसिल टेक्निक, यानी कि जिसमें पेन या फिर पेंसिल का यूज़ किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक है, सबसे पहली है प्रोसेस चार्ट, यानी कि चार्ट के थ्रू एक चार्ट बनाकर, यानी कि हम अपने पूरे डेली रूटीन का अलग अलग चार्ट बना दिया कि हमें पूरे दिन में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हुए करना है, कौन से नहीं करना है, कैसे पोजीशन में करना है, किस तरीके से करना है। जब ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग कार्य करें, यानी कि हम लोगों ने उसकी पूरी प्रोसेस पहले से डिसाइड कर ली और उसको चार्ट के फॉर्म में रख दिया, तो ये जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोसेस चार्ट। फिर है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट का मतलब होता है यानी कि जिसमें हम लोग जितने भी बहुत सारे कार्य होते हैं, घर के कई सारे कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में से हर एक कार्य के लिए यानी कि पर्टिकुलर हर एक अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग चार्ट बनाए जाते हैं। प्रोसेस चार्ट तो है कि जितने भी कार्य एक दिन में होने वाले हैं उन सभी के साथ नहीं बना रहे, उन सभी का चार्ट बना रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन चार्ट में किसी एक पर्टिकुलर जो कार्य होता है, एक पर्टिकुलर वर्क होता है, उसके अनुसार चार्ट तैयार किया जाता है। मल्टीमैन चार्ट, जिसमें कई सारे जो कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का एक साथ चार्ट बनाया जाता है। फिर है पाथवे चार्ट, यानी कि पाथवे यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम टाइम का डिवीजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि उस कार्य को करने के लिए हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, यानी कि कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका यानी कि हम पाथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि किस रास्ते का यूज़ करके हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं, उसी तरीके से हम कौन सी मेथड का उपयोग करके, कौन सा तरीके का उपयोग करके अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। ये क्या कौन सा चार्ट है हमारा, पाथवे चार्ट। तो ये थी हमारी कार्य को सरल बनाने की तकनीकें। फिर आगे चलते हैं, बचत के महत्व। बचत क्या होती है, जो भी इनकम एक महीने में हम लोग गेन कर रहे हैं, एक महीने में आने वाली इनकम में से हम कितना भाग उसका बचा रहे हैं जो हमारे आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके, वो हमारी बचत है। अब ये बचत क्यों ज़रूरी है, बचत का क्या महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है अचानक होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि अचानक मान लो कोई दुर्घटना हो जाए,
ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय हमारे पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि हम उस समस्या का समाधान कर सकें, उसका सामना कर सकें। इसके लिए हमारे जीवन में बचत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि अचानक होने वाली आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए बचत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर है धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर सहारा, यानी कि जो धन का उपार्जन यानी कि घर में कमाने वाला जो इंसान है, घर में जो इनकम का सोर्स है, मान लो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, जो भी किसी के भी घर में जो भी कमाने वाला इंसान होता है, अगर उस इंसान की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के समय में यानी कि घर में इनकम बंद ना हो, इसके लिए या फिर उस घर का गुजारा आसानी से हो पाए, तब तक के लिए क्या है, जो बचत है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि घर में जो भी धन उपार्जन करने वाला व्यक्ति है, घर में पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद परिवार वालों को कोई कष्ट ना हो, उनका जो दैनिक जीवन है वो रुक ना जाए, प्रभावित ना हो, उसके लिए बचत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर है दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दीर्घकालीन आवश्यकता यानी कि जो लंबे समय की आवश्यकताएं होती हैं, मान लो अगर हम लोगों ने सेविंग करके रखी है, ठीक है, जैसे मान लो कोई लोग घर वगैरह बनाते हैं यानी कि अपना खुद का मकान बना रहे हैं। अब लोग खुद का मकान कब बनाना शुरू करते हैं, जब उनके पास प्रॉपर बजट होता है, बजट के अनुसार उन लोगों ने क्या की होती है, बचत की होती है, यानी कि जब उन लोगों ने बचत की है उसी के अनुसार वो लोग बजट बनाएंगे, या फिर उन लोगों का जो बजट होगा उसी के अनुसार वो लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे। तो यानी कि जब वो लोग मकान बना रहे हैं तो इसके लिए उन लोगों ने पहले से बचत की होगी, बजट बनाया होगा, यानी कि अब एक ही बार दिन में तो बचत की नहीं होगी, कई सालों से कर रहे होंगे, मान लो 3 या 4 साल लगे होंगे उनको वो पैसा बचाने में, उनका बजट बनाने के, कि वो आसानी से अपना घर का निर्माण कर सकें। तो यही क्या है, लंबे कालीन यानी कि दीर्घकालीन की आवश्यकता, यानी कि वो क्या करते थे, दीर्घकाल यानी कि बहुत ही लंबे समय से क्या कर रहे थे, बचत कर रहे थे। 3 या 4 वर्षों के जो दीर्घ आवश्यकता थी, इतनी लंबी आवश्यकता थी, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण, यानी कि जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था में अगर को उनके जो बेटे बहू है वो उनका पोषण ना दे पाए या फिर उनका ध्यान ना रख पाए तो उन्हें किसी और लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बचत करके रखते हैं, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर वृद्धावस्था में उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान है, इसलिए लोग बचत करते हैं। फिर है बचत से आयु में वृद्धि होती है। अब बचत से आयु में वृद्धि किस तरीके से होगी, यानी कि अगर बचत से आयु में वृद्धि इस तरीके से होती है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लो एक 10 से 15 साल का व्यक्ति है और 30 से 35 साल का व्यक्ति है। तो 30 से 35 साल का जो व्यक्ति है उसने अभी कमाना शुरू कर दिया, यानी कि उसके घर में इनकम आना शुरू हुई है। अब इनकम आने के साथ साथ उसकी इनकम खर्च होना भी शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर नॉर्मल एज में अगर कोई व्यक्ति लगा है तो उसके पे जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस खर्च को करने के लिए उसके पास लोग भी ज़्यादा होंगे, यानी कि उसकी जिम्मेदारियां जितनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर अब यही लोग 40 के बाद या फिर कहते हैं 50 के बाद इन लोगों के पास अगर जॉब लगी है तो इस उम्र तक आते आते इन लोगों के पास टेंशन कितना हो जाएगा, यानी कि उन लोगों के पास इतनी जिम्मेदारियां होते हुए फिर वो लोग क्या कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए। यानी कि जब उम्र बढ़ जाती है, यानी कि जब उम्र बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन उनके पास बचत का कोई साधन नहीं होता है तो उससे हमारा जो शरीर होता है उस पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। अनावश्यक रूप से खर्चों में कमी, यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा बिना फालतू के पैसे खर्च करते रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सेविंग्स, बचत करना, यानी कि इधर उधर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि वो लोग क्या कर सके, बचत कर सके और भविष्य के लिए बचा सके। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों को आर्थिक संरक्षण मिल सके, इसके लिए भी लोग बचत कर सकते हैं। मानसिक संतुष्टि देने के लिए, यानी कि मेंटली एकदम सेटिस्फैक्शन रहने के लिए, मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए, यानी कि अगर जिन लोगों के पास बचत होती है वो लोग मेंटली फ्री रहते हैं। बहुत ही देखा होगा आप लोगों ने, मोस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले, वो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है हर महीने इनकम आ जाएगी, हर महीने परिवार का खर्च निकल जाएगा, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिल जाएगी, तो उनके माइंड में क्या है, ये एकदम फ्री हो चुके हैं कि यानी कि अब उन्हें पैसों की तंगी कभी नहीं आएगी, आवश्यकता पड़ी तो उन्हें लोन वगैरह भी मिल सकता है। ये क्या मेंटली फ्री हो गए, यानी कि जब लोगों के पास बचत होती है तो ये इतने संतुष्ट रहते हैं कि अगर मान लो कभी मेरे जीवन में कोई समस्या आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, आवश्यकता पड़ गई, तो मेरे पास इतनी सेविंग्स है कि मैं अपनी समस्या का समाधान कर लूँगा, तो वो क्या हो गए, मेंटली फ्री रह गए।
भविष्य में इन लोगों को आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं रहता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये लोग क्या रहते हैं, संतुष्ट रहेंगे और ये एकदम निश्चिंत रहेंगे कि इन्हें पता होगा कि हाँ अगर कोई समस्या आई तो मैं समाधान कर सकता हूँ, इतने सेविंग्स है मेरे पास। फिर है स्थायी संपत्ति की खरीद करने में, यानी कि जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में है ये भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स मदद करती है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, पारिवारिक आय को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए। अब पारिवारिक आय क्या होती है, फिर पारिवारिक आय क्या होती है। पारिवारिक आय का अर्थ होता है प्रत्येक माह परिवार को प्राप्त होने वाली धनराशि, यानी कि एक महीने में उस परिवार को कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी इनकम उस घर में आ रही है, वो क्या कहलाती है, पारिवारिक आय। अब पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, यानी कि 2 प्रकार की, पहले उपभोग और दूसरे अन्य व्यय। अब इसका मतलब क्या है, अब पारिवारिक आय कई प्रकार की हो सकती है, इनको छोड़ के हम लोग अपने तरीके से सोचें, नॉर्मल बताते हैं। सबसे पहले घर में आ सकती है सैलरी या इनकम, घर में नौकरी होगी तब घर में पैसे आएंगे। जो भी पैसे आ रहे, किस भी तरीके से पैसे आ रहे हो वो किस में इंक्लूड होंगे, पारिवारिक आय में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर घर में किसी न किसी लोगों के पास नौकरी है, जॉब करते, कहीं भी जॉब करते हैं, ठीक है। दूसरी, अगर कोई लोग मजदूरी कर रहे हैं उससे इनकम आती है। तीसरी, घर किराए पे दे चुका हो तो। और पैसे कहाँ से आएंगे घर में, और पैसे आ सकते हैं दुकानों के द्वारा, घर की शॉप होगी तो। फिर घर में इनकम आती है, हम लोग कह सकते हैं इन सब के अलावा, जैसे हम लोगों ने कोई, हमारे पास जो ज़मीनें वगैरह होती है वो बेच दी, यानी कि बेचने के बाद। फिर हम लोग कह सकते हैं किसी ने गिफ्ट में कुछ ना कुछ धनराशि दी हो, यानी कि उपहार में। कई बार बोनस मिलता है, यानी कि ये सारे तरीके होते हैं जिनके द्वारा एक परिवार में इनकम आती है, यानी कि एक इनकम का सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे पारिवारिक आय के प्रकार, यानी कि कितने टाइप से एक परिवार में इनकम आ सकती है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा बजट की परिभाषा है, यानी कि बजट क्या होता है, बजट के क्या लाभ है, और इसको बनाने के लिए जो विभिन्न सोपान है उनको बताना है। अब बजट क्या होता है, यानी कि बजट है आय के अनुसार सारणी बनाना, सिंपल शब्दों में ही समझ लें। यानी कि एक महीने का या फिर एक हफ्ते का हम लोगों ने पूरा बजट तैयार कर दिया, घर खर्च में कितना जाएगा, कपड़ों में कितना जाएगा, स्कूल बच्चों की जो स्कूल की फीस है उसमें कितना जाएगा, वैन में कितना जाएगा, इन सभी का खर्चा हम लोगों ने निकाल के कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इतना खर्च एक महीने में या फिर एक हफ्ते में हो रहा है। तो वो हमने बजट तैयार कर लिया कि इतना पैसा हम इधर खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया, बजट तैयार कर दिया। अब ये बजट तैयार करने से लाभ क्या होता है, कहाँ पे काम आता है, इससे अनावश्यक खर्चे को हटाने में सहायता मिलती है, यानी कि जो हम लोग एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं उसको करने में कम करने में मदद मिलती है। फिर है आय की सीमा में रहने में मदद मिलती है, यानी कि हमें ध्यान रहता है, हम लोग अपनी बजट के अनुसार, यानी कि अपनी जितनी इनकम होगी, जितनी आय होगी उसके अनुसार बजट बनाएंगे तो हमें क्या रहेगा कि हमारी कितनी आय है और हमें कितनी उस सीमा में रह कर क्या करना है, खर्च करना है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हें मितव्ययता के गुणों का विकास करने में, यानी कि मितव्ययता यानी कि कम खर्च, यानी कि लोगों को ये बताना, यानी कि घर के जितने भी लोग हैं परिवार के सदस्य, उन लोगों को ये बताना कि किस तरीके से हम कम खर्च में भी अच्छी तरीके से परिवार को चला सकते हैं।
फिर है बचत की आदत डालने में इसका भी लाभ मिलता है, किससे? बजट बनाने से, यानी कि हमें बचत की आदत बनी रहती है। फिर है ऋण के भार से मुक्ति मिलती है, ऋण के भार से मुक्ति, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अपने आय के अनुसार ही बजट तैयार कर रहे हैं, तो ना हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम लोग देखते हैं विवेकपूर्ण ढंग से मुक्त रहने में मदद मिलती है। दीर्घकालीन जो हमें लक्ष्य होते हैं, यानी कि हमारे जो लंबे समय से हमने जो अपने लक्ष्य सोच चुके हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो पहले से सोचा हुआ है कि हमें क्या चाहिए, अपना खुद का मकान लेना है, गाड़ी खरीदनी है, तो ये लंबे समय के खर्चे होते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत टाइम से कलेक्शन करते आ रहे, बचत करते आ रहे, तो उनको प्राप्त करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना, यानी कि बजट के अनुसार हम लोग जब खर्च करते हैं तो इसमें क्या होता है, धन को व्यवस्थित करने की शिक्षा मिलती है, यानी कि हमें ये नॉलेज हो जाता है हमें कौन से पैसों का यूज़ किस तरीके से कहाँ पे करना चाहिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं बाजार क्या होता है और इसके वर्गीकरण नीचे, यानी कि बाजार वो जगह होती है जहाँ पे दो लोग प्रेजेंट होंगे, एक क्रेता और एक विक्रेता, यानी क्रेता का मतलब होता है बेचने वाला, जो कौन होता है? दुकानदार, और विक्रय का मतलब होता है खरीदने वाला। और ये होता है हमारा ग्राहक। बाजार वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहाँ क्रेता और विक्रेता के मध्य संबंध होता है। ये बाजार की सिंपल से परिभाषा होती है, वह स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता के मध्य संबंध पाया जाता है वो बाजार कहलाता है। क्रेता यानी कि बेचने वाला, जो बेच रहा है, और जो बेचता है उसे हम दुकानदार कहते हैं। विक्रेता यानी कि खरीदने वाला, और जो खरीदता है उसे हम लोग ग्राहक कहते हैं। बाजार क्लियर हो गया। अब बाजार कितने टाइप्स का होता है? बाजार को हम लोग 5 आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आधार है स्थान या क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जगह के अनुसार बाजार कितने होंगे। जगह के अनुसार बाजार होता है सबसे पहला स्थानीय बाजार, यानी कि जो नॉर्मल हर किसी मार्केट में हर जगह पे पाया जाता है। दूसरा होगा प्रादेशिक बाजार, फिर होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय बाजार यानी कि जहाँ पे दैनिक जीवन की सारी सुविधाएं मिल जाएगी, यानी कि जो सामान हमें डेली चाहिए होता है अगर वो आसानी से जिस जगह मिलता है वो हमारा स्थानीय बाजार। फिर वो आवश्यकताएं जिसमें महीनों में कोई एक बार चीज़ों की आवश्यकता होती है, मान लो किराने की दुकान हो गई, या फिर कपड़ों की दुकान हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रादेशिक मार्केट में मिलती है। फिर इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जो अलग अलग देशों के मध्य जो बाजार बना होता है वो मार्केट। फिर हम लोग बात करते हैं समय के आधार पर, यानी कि अलग अलग हमारे समय की आवश्यकता के अनुसार। मान लो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें डेली चाहिए होते हैं, कुछ हफ्ते में एक बार, कुछ महीनों में एक बार, कुछ सालों में एक बार, तो यानी कि समय के अनुसार जो डेली चाहिए होते हैं जैसे दूध सब्जी वगैरह हो गए तो उसके अनुसार भी मार्केट होते हैं। जो हफ्ते में एक बार चाहिए होती है, जो महीनों में एक बार चाहिए होते हैं, ऐसे मार्केट अलग अलग आधार पर बनाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने कार्य के आधार पर देखा, यानी कि किस तरीके से कार्य किया जाता है। प्रतियोगिता यानी कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे कंपटीशन कम होगा, उनके आधार पर जो मार्केट बने होते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं कि विक्रय की मात्रा के आधार पर। विक्रय हम लोगों ने देखा था खरीदना, यानी कि खरीदा किस तरीके से जा रहा है, यानी कि खरीदने की मात्रा के आधार पर, यानी कि कितनी मात्रा में कोई सामान खरीदा जा रहा है। जैसे कुछ लोग थोक व्यापारी वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक साथ पूरा सामान खरीद लेते हैं, फिर अपने क्षेत्र में जाकर उसको अलग अलग रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, यानी कि खरीदने की मात्रा के आधार पर जो जहाँ पे संबंध स्थापित किया जाता है, खरीदने की मात्रा के आधार पर जो ट्रांजेक्शन किया जाता है वो होता है हमारा विक्रय की मात्रा के अनुसार का मार्केट। तो मार्केट हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के देखे, स्थान, समय, कार्य, प्रतियोगिता और विक्रय के आधार पर। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आवश्यकता क्या है।
हमारी नीड्स क्या होती है, नीड किसे कहते हैं और उस नीड्स की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आवश्यकता की बात करें कि आवश्यकताएं क्या होती है, यानी कि वह चीज़ें या फिर वह वस्तु जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में चाहता है, उससे उसके मन को जो इच्छा होती है, यानी कि हमारा मन उस इच्छा को प्राप्त करना चाहता है, हमारा मन उस इच्छा के प्रति क्या हो गया, आसक्त हो गया, वो हमारी इच्छाएं कहलाती है। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है, हमारी जो नीड्स है वो असीमित होती है, असीमित यानी कि कभी खत्म न होने वाली। यानी कि असीमित यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वे कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक हमारी जो आवश्यकताएं हैं ये बढ़ती चली जाती है। हमारी जो आवश्यकता है इनको हम पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। हमारी एक आवश्यकता है पूर्णतः संतुष्ट हो गई, फिर उसके बाद हमारी दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। फिर है कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है, पूरक यानी कि अपोजिट, ठीक है। तो कुछ आवश्यकता हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है कि वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। आवश्यकताओं में आपस में क्या होता है, कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिताएं पाई जाती है। कुछ आवश्यकताएं रिपीट होती है हमारी लाइफ में और कुछ आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है, यानी कि कुछ आवश्यकताएं तो लंबे समय तक रहती है और कुछ आवश्यकताएं कुछ ही समय में नष्ट हो जाती है। कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती है, वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल। कुछ आवश्यकताओं को हम मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। और कुछ आवश्यकताएं क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं को समय के अनुसार या स्थिति के अनुसार बदल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निजी मकान और किराए के मकान के लाभ और हानियाँ। यानी कि एक तो हमारा खुद का स्वयं का मकान, एक जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, उन दोनों के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। हम लोग सबसे पहले निजी मकान के लाभ देखते हैं। निजी मकान में हम लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है, यानी कि फिर हम लोगों को ये डर नहीं रहता कि हम लोगों को कोई इस घर से बाहर निकाल देगा। हम लोग इनकम के मामले में क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। फिर यानी कि अपनी इनकम के अनुसार हम लोग अपना मकान निर्मित कर सकते हैं, हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। कलात्मक अभिव्यक्ति रहती है, यानी कि जो हर एक अपना खुद का मकान बनाया जाता है उसमें हम लोग अपने पसंद के डिज़ाइंस, अपनी पसंद के रंगों को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग किराए के मकान में रहने जाते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो मिल रहा होता है उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है ना, उसमें हम लोग कुछ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है निजी मकान में और ये नुकसान रहता है किराए के मकान का। फिर है समाज में एक प्रतिष्ठा बनी रहती है, यानी कि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो जिन लोगों के पास खुद का मकान होता है वो लोग अपने सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप माने जाते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि समाज में उन लोगों की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है कि उनका खुद का मकान बनाया हुआ होता है। और यही हम लोग इसके अपोजिट बात करें, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो समाज में उनकी जो छवि होती है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उनकी इमेज धीरे धीरे डाउन चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि स्थायी पड़ोसी का अनुभव मिलता है जब हमारे पास खुद का मकान होता है, यानी कि खुद के मकान में रहने से हमारे आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो वातावरण में लोग रह रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे जो पड़ोसी वगैरह होते हैं उन लोगों के साथ स्थायी संबंध बन जाता है। लेकिन जब किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए का मकान परमानेंट होता नहीं, आज है कल कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके साथ जो संबंध बनता है वो कम रहता है या फिर टूट जाता है। फिर है सुविधाएं हम लोग ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं, यानी कि खुद के मकान में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लगा सकते हैं, लेकिन किराए के मकान में अगर ये सुविधाएं उपलब्ध हो ना हो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर हम लोग देखते हैं इसके अतिरिक्त सुविधा के लिए दूरगामी योजना, यानी कि अगर हमें सारी सुविधाएं रखनी है तो उसके लिए हमारे पास खुद का मकान होना चाहिए। ये क्या करती है, हमारी पहले से थिंकिंग बनी होनी चाहिए। फिर है धन की बचत हो जाती है इसमें, यानी कि किराए के मकान में अलग अलग जगह बहुत सालों तक पैसा देने से अच्छा है कि उन्हीं पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके सही जगह लगा के खुद का मकान बना लिया जाए। तो ये क्या होता है, एक तरीके से घर की बचत होती है। फिर हम लोग देखें जो हमारे पास खाली जगह होता है उनका उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब उचित तरीके से उपयोग कैसे, कि जो लोगों के पास अगर पहले से ज़मीन खरीदी हुई होती है तो वो ज़मीन खरीदने में जो पैसा लगाए उसके बाद वो पड़ी रहेगी तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर उसी ज़मीन पर उनका खुद का घर बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी जो ज़मीन खरीदने का पैसा है वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर ज़मीन पे पैसा बना लगा के उन लोगों ने घर बनाए तो उसकी वैल्यू भी
बढ़ जाती है। ये थे हमारे खुद के मकान के लाभ। और अब इसके देखते हैं हानियाँ, यानी कि इसके कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। क्या नुकसान होगा कि इसका ध्यान रखने में खर्च बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी कि आज अगर लाइट ख़राब हो गई तो पानी की प्रॉब्लम हो गई, पानी का चीक हुआ टीवी ख़राब हो गई, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है घर में। फिर हम लोग बात करते हैं कि मकान बनाने में खर्च बहुत ही ज़्यादा लगता है। फिर है गतिशीलता में कमी आ जाती है, यानी कि अगर हमने खुद का मकान बना लिया तो उस मकान को बनाने के बाद उसमें रहना भी पड़ेगा, यानी कि हम लोग ज़्यादा मूव नहीं हो सकते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकते। अगर जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं अगर उनका ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए तो पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का मकान होता है। तो उस मकान को छोड़कर अगर वो लोग किराए के मकान में रहने जाए तो उनके लिए भी नुकसान की बात होती है, यानी कि अब इनमें गतिशीलता की कमी आ जाती है। वारिसों के झगड़े। वारिसों के झगड़े का मतलब होता है कि अगर किसी परिवार में 2 बेटे हैं तो अगर वो एक घर बना हुआ है, खुद का मकान बना हुआ है, तो उस मकान के भी क्या हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे और दोनों में बांटने में परेशानी रहती है। अगर या फिर अगर कोई ज़मीन होगी तो ज़मीन को बराबर भागों में बांट के दे दिया जाएगा। अब दोनों लड़के जैसे चाहे उस ज़मीन का उपयोग करें, लेकिन अगर घर बना हुआ है तो उसमें झगड़ों की समस्या रहती है। तरलता पे कमी, ये कनेक्टेड हमारे गतिशीलता से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में परेशानी रहती है। अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो उस समय दुख भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आसपास जो पड़ोसी होते हैं उनका साथ छूट जाता है। हमारे घर में हमने इतनी सुविधाएं लगाई होती है अपने यूज़ के लिए, फिर उसको छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। फिर है उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि उस घर का साफ सफाई, उस घर के रखरखाव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। उसमें टूट फूट हो जाए या फिर कोई खराबी हो जाए, कहीं से कुछ लीकेज हो जाए या फिर रिनोवेशन करवाना पड़े, तो यानी कि ये सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। और इसी के अपोजिट हम लोगों ने देखा किराए के मकान की भी बातें। फिर आगे चलते हैं, फर्नीचर का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर घर में हम लोग फर्नीचर लगा रहे हैं तो वो फर्नीचर कैसे होने चाहिए, ये कौन बताएगा, या फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कौन से कमरे में कैसा फर्नीचर लगेगा, यानी कि जो फर्नीचर है उस कमरे के अनुसार हमें लगाना चाहिए, यानी कि कमरा अगर छोटा है तो ऐसे फर्नीचर का यूज़ करें जो एडजस्टेबल हो जाए। अगर कमरा बड़ा है तो उस कमरे के साइज़ के अनुसार हम लोग अपने फर्नीचर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कमरे और फर्नीचर निर्माण कला को ध्यान में रखकर फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि हम लोगों ने कमरा किस तरीके का बनाया है और उस कमरे में फर्नीचर कैसा लगेगा। यानी कि अगर कमरा आधुनिक ज़माने का है तो उसमें जो मॉडर्न जो वार्डरोब वगैरह, बेड्स वगैरह होते हैं तो उसके अनुसार फर्नीचर लगाने चाहिए। अगर कमरे की जो कारीगरी है वो पुराने ज़माने यानी कि ट्रेडिशनल वाली है तो उसके अनुसार फर्नीचर का सिलेक्शन होना चाहिए। फर्नीचर व्यवस्था करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इससे आने जाने में रुकावट ना हो, यानी कि अगर कमरा छोटा है और उसको हमने बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर से भर दिया तो आने जाने में असुविधा होगी। तो हमें ऐसे फर्नीचर का यूज़ करने में कमरा भरा हुआ भी ना दिखे, खाली भी ना दिखे, आने जाने में कहीं कोई दिक्कत भी ना हो। फर्नीचर कमरे के आकार के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके का कमरा है उसी के अनुसार फर्नीचर का सिलेक्शन होना चाहिए। छोटे फर्नीचर को समूह में रखना चाहिए, यानी कि अगर जो छोटे छोटे फर्नीचर है तो उनको ग्रुप के रूप में हम लोग एक साथ रखकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। फर्नीचर व्यवस्था इस तरीके से की जानी चाहिए, यानी कि फर्नीचर इस तरीके से रखना चाहिए कि हम लोग बैठ के क्या कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। एक ही कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं होना चाहिए, इससे रूम बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा। और फर्नीचर लगाते समय वहाँ पे हमें खाली स्पेस भी देना है, यानी कि फर्नीचर के साथ साथ आसपास घूमने फिरने की जगह भी रखनी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, फर्नीचर लगाते समय ध्यान में बातें रखनी है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो है सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं, इसका आधा क्वेश्चन ये है, उपभोक्ता के लिए, यानी कि जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण वाला पार्ट है, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड, यानी कि उपभोक्ता के लिए कौन कौन से नए नए सरकारी नीतियाँ लागू की गई है, कौन से नए नियम अधिनियम बनाए गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954। यह वो अधिनियम है जिसमें बात की जाती है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के बारे में, यानी कि जो खाद्य पदार्थ यूज़ किए जाएंगे, जो डिब्बाबंद चीज़ें होती है, जो फूड की पैकेजिंग की जाती है, उसमें वो लोग किस तरीके के खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं,
ऐसे पदार्थों के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो हमारा 1954 का अधिनियम। फिर है फल उत्पाद आदेश मानक। इस पे हम लोग ये अधिनियम बनाया गया है फल उत्पाद के लिए, यानी कि ऐसी कंपनी जो फलों का उत्पादन करे, यानी कि जो खेती कर रही है फलों की, तो उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि उस फलों की खेती करने का भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिए कि उन लोगों को ये राइट मिलता है, लाइसेंस के द्वारा उन लोगों को ये राइट दिया जाता है, ये अधिकार दिया जाता है कि वह उन फलों की खेती कर सकते हैं और उनके खेत में शुद्ध मात्रा में, यानी कि शुद्ध रूप से फलों का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि जब फलों से रिलेटेड कोई लाइसेंस दिया जाता है तो वो फल उत्पादन के अंतर्गत दिया जाता है। तीसरा है एग मार्क। एग मार्क हमारे इंडिया के द्वारा प्रदत्त एक, क्या कह सकते हैं हम लोग, चिन्ह है, मार्क कह सकते हैं, यानी कि एग मार्क, या फिर हम लोग कहते हैं ISI, ये वाला भारतीय मानक संस्थान और एग मार्क। एग मार्क तो होता है एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना होता है, उसमें ग्रीन कलर का सर्कल बना हुआ होता है, ये तो होता है एग मार्क का निशान। और जो हम लोग कह सकते हैं जो ISI का मार्क्स होता है, ये ISI का मार्क होता है, यानी कि जिन जो पैकेट वाली चीज़ें होती है अगर उन पे ये और ये चीज़ें अगर बनी हुई है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा इस कंपनी को उत्पादन करने के लिए क्या दी हुई है, छूट दी हुई है, यानी कि उनको अधिकार दिया गया है कि ये जो पैकेट वाली चीज़ें हैं ये शुद्ध है, ये कह सकते हैं कि पौष्टिक रूप से भी स्वस्थ है, इनमें सारे पोषक तत्व प्रेजेंट हैं। और जो फूड ग्रुप्स बनाए गए, यानी कि जो भारत सरकार ने जो मानक तैयार किए, जो स्टैंडर्ड सेट किए कि यानी कि इतने क्वालिटी में इतने पोषक तत्व होने चाहिए, इतनी मात्रा में अगर किसी केमिकल का उपयोग करें तो इतना ही होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में होती है यानी, और फिर जब बन के वो तैयार हो जाती है कि अब इसका अगर कोई यूज़ करेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तब जाके भारत सरकार क्या देती है, एग मार्क और ISI का चिन्ह उसे प्रदान करती है। तो ये दो नियम बनाए गए थे। फिर एक कृषि उत्पादकों के ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1973, यानी कि जो कृषि के उत्पाद होते हैं, यानी कि खेत में जो उगने वाले प्रोडक्ट होते हैं, फल हो गया, सब्जी हो गई, ये सारी चीज़ें होती है, अब उनकी ग्रेडिंग कैसी है, यानी कि किस तरीके की उनकी क्वालिटी कैसी है, कौन से जो खेत है उनकी क्वालिटी ज़्यादा है, कौन से खेत में जो उगने वाले फल फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी किस तरीके की है, उनकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया वो है 1973 में। फिर हम लोग बात करते हैं जो औषधि और मादक पदार्थ अधिनियम 1940, यानी कि 1940 में जो औषधि यानी कि जो दवाइयाँ बनाने के लिए, जो दवाइयों के लिए जो लोग खेती वगैरह करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और उनसे जो मादक पदार्थ बना रहे हैं, तो उसके लिए भी लोगों ने क्या बनाए है, अधिनियम बनाए गए इनके लिए 1940 में, जो है औषधि और मादक पदार्थ अधिनियम। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा वही लोग औषधि के जो पदार्थ होते हैं, यानी कि औषधि के या फिर जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उनकी खेती वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों को भारत सरकार ने क्या दिया हुआ होता है, लाइसेंस दिया हुआ होता है। फिर हम लोग बात करते हैं भार और माप के स्तरीकरण की, क्योंकि 1939 में भारत सरकार ने नापतोल के लिए भी क्या बनाए, अधिनियम बनाए, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के पैकिंग के लिए और उसके भार के लिए या फिर उसके माप के लिए एक उन लोगों ने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के अनुसार उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानी चाहिए। फिर ये जो डिब्बाबंद वस्तुएं होती हैं उनके लिए अधिनियम आया 1970 में, यानी कि 1970 में जो डिब्बे वाली चीज़ें होती हैं, जो पैकेट की चीज़ें होती हैं, उनके लिए अधिनियम आया, जिसमें बात की गई कि जो डिब्बेबंद चीज़ें होगी उसमें उपयोग में लिए जाने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो फ्रेश होंगे, उनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस अधिनियम के द्वारा तय की गई। फिर एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम 1969, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ये पता चलता है, इसमें ये बताया गया है कि एकाधिकार यानी कि जो राइट होता है, पेटेंट दिया जाता है लोगों को, यानी कि कुछ एक कंपनी ऐसी होती है उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, प्रोडक्ट पर अपना पेटेंट ले रखा है, यानी कि उस चीज़ की अगर कोई कॉपी करता है या फिर उनके नाम से कोई चीज़ बेच रहा है तो वो कंपनियां उस लोग के खिलाफ FIR दर्ज भी कर सकती है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी ने किसी भी प्रोडक्ट का एकाधिकार ले रखा है, यानी कि अपना पेटेंट ले रखा है, तो भारत सरकार के द्वारा उस कंपनी को ये सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट कोई भी अदर कंपनी कॉपी नहीं करेगी। तो ये कुछ सरकारी नीतियाँ थी जो उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं के हक में और फिर जो उत्पादनकर्ता होते हैं उनके हक के लिए बनाई गई थी। फिर हम लोग बात करते हैं थकान को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार को दूर करने के उपाय लिखो।
अब थकान क्या होती है, यानी कि अगर व्यक्ति लगातार काम करता रहेगा, घर को प्रबंध करने के तरीके अपनाता रहेगा तो शरीर में थकान हो जाएगी, शरीर थक जाएगा। तो यही हमारी थकान होती है। अब इस थकान के प्रकार कौन कौन से, यानी कि अब थकान अलग अलग होती है। कुछ थकान होती है मानसिक थकान, यानी कि दिमाग थक जाता है, यानी कि शरीर काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब शरीर शारीरिक रूप से थक जाता है, यानी कि शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं बचती, और कई बार हमारा दिमाग सोचना समझना छोड़ देता है। तो ये जो थकान के प्रकार है, दो तरीके के होते हैं, एक है शारीरिक, एक है मानसिक। एक हमारी थकान है शारीरिक और एक थकान है हमारी मानसिक। यानी कि जब शरीर पूर्ण रूप से थक जाता है तो वो है हमारा शारीरिक थकान, और जब दिमाग कार्य करना बंद कर देता है तो वो थकान हमारा संबंधित है मानसिक थकान से। फिर अब इन थकान को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कार्य सरलीकरण में समय व्यवस्थापन, हम लोगों ने उसके साधन देखे थे, समय व्यवस्थापन के साधन। सबसे लास्ट साधन यही था विश्राम काल, यानी कि कार्य को करते समय, समय को व्यवस्थापित करते समय उसके बीच में हमें विश्राम काल को भी ऐड करना है, यानी कि कार्य करने के बीच बीच में हमें विश्राम करते रहना चाहिए। विश्राम करते रहने से हमारी थकान दूर हो सकती है। फिर मोटिवेशन की भूमिका, यानी कि अगर हमारे शरीर को थकान हो रही है, हम लोग डल महसूस कर रहे हैं, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की या फिर कह सकते हैं किसी ऐसे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है जिससे हमारा शरीर कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। फिर है कार्य में परिवर्तन, यानी कि एक ही तरीके के लगातार कार्य करते रहेंगे तो शरीर में बोरियत आ सकती है, बोर हो सकते हैं। अगर बोर हो गए तो शरीर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करते रहना है, कार्य में परिवर्तन करते रहना है। एक ही तरीके से डेली काम करेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए कार्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए। उचित शारीरिक सुधार, यानी कि कार्य करते समय शरीर की शारीरिक स्थिति किस तरीके से है वह भी डिपेंड करती है कि शरीर थकान देगा या फिर शरीर में थकान जल्दी होगी या फिर नहीं होगी। और कार्य के प्रति हमारी रुचि कितनी है, यानी कि कार्य करते समय हमारी उसमें रुचि है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कार्य के प्रति हमारी रुचि पैदा कर सकते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हमने हमारी रुचि उसमें मन लग गया उस काम को करने में, तो उससे वो कार्य आसानी से और बिना थके पूरा कर सकते हैं। कार्य में कौशल को विकसित करना, यानी कि कार्य को करते समय अपने स्किल का यूज़ करना, यानी कि इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से कार्य करना कि शरीर को थकान का अनुभव ही ना हो पाए। फिर है उपभोक्ता संरक्षण क्या है और इसके सरकारी कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। ये सारे हम लोग पॉइंट्स देख चुके हैं जब हमने सरकारी नीतियों की बात की थी। जब भी हमारी सरकारी नीतियों वाला क्वेश्चन आया था, यह दो तरीक़ों से बन सकता है कि उपभोक्ताओं के लिए सरकारी नीतियों के बारे में गणना कीजिए या फिर बताइए, या फिर उपभोक्ता संरक्षण क्या है और इसके लिए कौन कौन से सरकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये दो तरीक़ों से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे चलते हैं, थोक व्यापारी की परिभाषा देते हुए थोक व्यापारी क्या क्या सेवाएं करता है इसके बारे में बताना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि थोक व्यापारी क्या होता है। थोक व्यापारी, हम लोगों ने जब बाजार का वर्गीकरण देखा था कि बाजार कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था अभी कि जो थोक व्यापारी है हमारा एक साथ लाभ उठाना, यानी कि जब एक साथ बहुत सारे वस्तुओं को एक साथ खरीदता है, यानी कि जो लॉट में सामान खरीदता है और फिर उसको बेचता है, वो हमारा थोक व्यापारी है। अब जो थोक व्यापारी होता है वह किस तरीके से ग्राहकों के कांटेक्ट में रहना चाहिए। सबसे पहला है मांग के विषय में सूचना देना, यानी कि जो थोक व्यापारी होता है ये मीडिएटर का काम करता है। किसका काम करता है? मीडिएटर का। अब मीडिएटर क्या होता है, मान लो इधर है हमारा होलसेल मार्केट, ये क्या हमारा होलसेल मार्केट, और इधर है ये हमारा कस्टमर। ठीक है,
ठीक है। ये है हमारा कस्टमर। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा मीडिएटर होता है इसका काम है मांग के विषय में सूचना देना, यानी कि जो कस्टमर है, कस्टमर की क्या मांग है, कस्टमर की आवश्यकता क्या है, इसकी सूचना ये किसको देगा? यानी कि मीडिएटर का काम है कि कस्टमर के अनुसार कस्टमर की क्या मांग है, वो क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी सूचना वो होलसेल मार्केट में करेगा। फिर होलसेल व्यापारी ये सामान मीडिएटर को देगा और इससे ये कस्टमर अपना सामान खरीदेगा। तो दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। एक आवश्यक कड़ी है, पूरी चेन बन रही है, दोनों से कनेक्टेड है। तीसरा है वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कि जो इसका डेली कस्टमर होगा, ठीक है, मान लो हम लोग होलसेल से शुरू करते हैं कि ये होलसेल का डेली कस्टमर है, ठीक है, कौन? मीडिएटर। इससे हर बार सामान खरीदता है, इससे सामान लॉट में खरीदता रहता है, तो कई बार ये इसको उधार भी देगा, अगली बार सामान लेने आएगा तब इसको इसके पैसे चुका देगा। या फिर जो मीडिएटर होता है ये कस्टमर को उधार के रूप में भी दे सकता है, जिसका डेली कस्टमर होगा वो उसको वित्तीय सहायता भी दे सकता है, यानी कि आज सामान लेके गया कल देने आ जाएगा पैसे, ऐसे भी कर सकते हैं। अधिक मात्रा में आदेश, मीडिएटर है तो होलसेल से तो अधिक मात्रा में यानी कि लॉट में सामान खरीदेगा, तो इसका काम भी क्या है? लॉट में सामान दुकानदारों को बेचेगा। माल के संग्रहण में सुविधाएं प्रदान करना, यानी कि ये जो मीडिएटर होता है इसने होलसेल मार्केट से सामान खरीदा है, इसने होलसेल से सामान जब खरीद लिया है तो उसके पास उस सामान को कलेक्ट करने के लिए, इनके उस सामान का कलेक्शन करने के लिए गोदाम भी होगा, वह वहाँ से खरीद कर अपना सामान गोदाम में रख सकेगा। फिर यहाँ से कस्टमर इन सभी चीज़ों को, कस्टमर इसके कौन होंगे? जो शॉपकीपर्स होते हैं, अलग अलग दुकानदार होते हैं, वो अपना सामान दुकानों में बेचेगा, जहाँ से उनके जो डेली कस्टमर होंगे वो उस सामान को विक्रय करेंगे। अगला है विदेशी व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना, यानी कि मीडिएटर का काम ये भी होता है, इस थोक व्यापारी का काम ये भी है कि इसके पास जो अलग अलग मार्केट इसके जो सोर्सेज होते हैं उनको भी अपना सामान बेच सकता है। मूल्य में स्थिरता लाना, यानी कि ये अगर जब इस होलसेल मार्केट से डेली हर बार सामान खरीद रहा है लॉट में, तो वह इसके साथ भी क्या करके रखेगा? इसके साथ में एक प्रॉपर कनेक्शन बना के रखेगा और उस प्रॉपर कनेक्शन के साथ साथ उन वस्तु का मूल्य भी निर्धारित करके रखेगा, इसको डिस्काउंट देगा। अब इसके जो डेली कस्टमर होंगे, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, वह भी इनके साथ क्या करेगा? उचित मूल्य यानी कि एक फिक्स प्राइस बना के रखेगा और उसी के आसपास मोल भाव करेगा। वस्तुओं का विज्ञापन करता है, यानी कि इसका काम है उस कस्टमर को नई नई चीज़ें बताना कि और होलसेल मार्केट में और नई नई जो प्रोडक्ट है ये ऐसे आने वाले या फिर आ सकते हैं, तो वो इनको नई नई चीज़ें दिखाएगा। अगर इसके कस्टमर को पसंद आई तो इससे लॉट में खरीद सकते हैं, यानी कि ये क्या काम करता है? एडवर्टाइजमेंट का काम भी करता है। विक्रय संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, विक्रय संग्रहण, विक्रय का अर्थ होता है खरीदना। ये क्या काम करता है? इससे होलसेल मार्केट में सामान खरीद सकता है। अगर इसका सामान बिक गया तो ठीक है, तो वो इसको पैसे चुका सकता है। अगर इसका सामान नहीं बिक रहा है तो ये सामान ये होलसेल मार्केट में वापस दे सकता है। फिर है उचित मूल्य, यानी कि फिक्स प्राइस पे। विज्ञापन का लाभ, ये एडवर्टाइजमेंट दे सकता है। माल की वापसी, जब भी बताया माल की वापसी कर सकते हैं, यानी कि अगर वह इतना लिमिटेड सामान ही खरीदता है कि इसका सामान आगे बिक जाए, अगर शॉप में बिक गया तो ठीक है, अगर नहीं बिका तो वह उसको वापस लौटा सकता है। ये डिलीवरी भी करते हैं, पैकिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? रिस्क भी उठाते हैं, यानी कि कई बार ये जो मीडिएटर होते हैं ये होलसेल में सामान खरीद तो लेते हैं, इन्हें लगता है कि बिक जाएगा और ये लोग पैसे देकर पूरा सामान खरीद लेते हैं और कई बार इनका सामान बिक ही नहीं पाता, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है और इनको नवीन वस्तुओं की जानकारी रखनी पड़ती है, यानी कि जो नई नई चीज़ें आ रही है इन नई चीज़ों की जानकारी जिसके जो कस्टमर्स होते हैं, इनके जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा पुष्प व्यवस्था के प्रकार। अब पुष्प व्यवस्था,
पुष्प व्यवस्था का मतलब है कि घर की जो सजावट की जाती है, घर की सजावट में जब फूलों का मैनेजमेंट किया जाता है, फूलों से जो सजावट की जाती है वो है हमारी पुष्प व्यवस्था से संबंधित। और ये जो पुष्प व्यवस्था की जाती है ये अलग अलग तरीक़ों से की जाती है, इसके भी कुछ ना कुछ प्रकार हैं। जिसमें सबसे पहला प्रकार है रेखीय डिज़ाइन पुष्प व्यवस्था, यानी फूलों की ऐसी व्यवस्था, पुष्पों का ऐसा प्रकार जिसमें एक ही रेखा में, एक ही रेखा का अर्थ है यानी कि एक ही रेखा के लंबवत या फिर एक ही रेखा के अनुदैर्ध्य, यानी कि हम लोग कह सकते हैं या फिर सीधा या फिर तिरछा, यानी कि जब एक ही रेखा में अगर कोई डिज़ाइन की जाती है, फूलों को एक ही रेखा में लगाकर उसकी व्यवस्था उनको सजाया जाता है तो वो है रेखीय डिज़ाइन। या फिर समूह शैली में, समूह शैली में यानी कि एक गुलदस्ते के रूप में एक बुके बना लिया, उस बुके को सजा दिया, यानी कि इसमें क्या कर रहे थे, इसमें अलग अलग फ्लावर ले लिए, यानी कि जब एक ही प्रकार के फूलों से सजावट कर रहे हैं वो है हमारी रेखीय व्यवस्था। और जब अलग अलग फूलों को एक साथ बांध के फिर उससे सजावट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा बुके सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गुलदस्ता। तो बुके गुलदस्ता किस में आते हैं, मिश्रित प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें अलग अलग तरीके के फूलों को एक साथ में जोड़ा जाता है। और जब एक ही प्रकार के फूलों को रेखा में व्यवस्थित करके उसकी सजावट की जाती है वो है हमारी रेखीय व्यवस्था। फिर है लघु पुष्प व्यवस्था, यानी कि जब छोटे छोटे फूलों का यूज़ किया जाता है सजावट के लिए। और फिर है मिश्रित पुष्प व्यवस्था, यानी कि जिसमें छोटे फूल, बड़े फूल, एक ही रेखा के फूल और अलग अलग फूलों को एक साथ शामिल किया जाता है, यानी कि जब तीनों फूलों की व्यवस्था एक साथ की जाती है तो उसे मिश्रित पुष्प व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग दो तरह की पुष्प व्यवस्था पढ़ते हैं, जापानी, इसमें क्या आती है हमारे इकेबाना। जो जापानी लोग होते हैं इनका मानना होता है जो फूल होते हैं, जापानी लोग का मानना होता है कि जो फूल होते हैं वो एक जीवित इंसान होते हैं, इनमें भी क्या होता है, जीव होता है, तो ये फूलों को एक जीवित वस्तु मानते हैं। और जो जापानी लोग जब फूलों को सजाते हैं तो फूलों को सजाने की इनकी प्रकृति कहलाती है इकेबाना, यानी कि जापानी स्टाइल में जापान के लोग जब फूलों से व्यवस्था करते हैं, फूलों की जो पुष्प व्यवस्था की जाती है इनके द्वारा, इसे इकेबाना कहा जाता है। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने देखे बीए थर्ड ईयर की क्लासेस के। तो इसी के साथ हमारे ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए। अब एग्ज़ाम देने जाए इससे पहले आप इन सवालों का रिवीजन अच्छी तरीके से करके जाए। इसके साथ साथ जो हमारी थ्योरी दी हुई है, थ्योरी के नोट्स भी अच्छे से पढ़ के जाए, सारे वीडियोस वगैरह देखें और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।